मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपसे डाउट ले आने के लिए। है आप लोगों के पास कुछ? कोई डाउट नहीं? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि सारा चीज़ क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए, भवन, नाले और सड़कें, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हम लोग बेसिकली सिटीज़ के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या करना है, देखना है हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में और स्ट्रीट्स के बारे में। जब भी आपको स्मार्ट सिटी या इस तरह का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे आपके सामने आएगा, तो आपके सामने अगर दे दिया जाए कि आप सिटीज़ को कैसे बैलेंस करोगे या नए सिटीज़ जो बन रहे हैं आजकल, उसको किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे कई तरह के सिटीज़ में डिवाइड भी किया गया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरह से डिवाइड आजकल किया जा रहा है। तो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट देखना होगा आपको, एनसीईआरटी खुद ही बता दे रही है, पहले ही बता दे रही है। क्या क्या मेन स्ट्रक्चर देखने होंगे आपको उसमें। पहले तो हाउसेस किस तरह से होने चाहिए वहाँ पे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की भी थी थोड़ा बहुत। दूसरा जो है ड्रेन्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है कि ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका सही नहीं है तो वाटर तो हर जगह से निकलना ही है, चाहे वो आप डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो। उसका प्रॉपर अगर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ जाता है। और ये आप दिल्ली में या मुंबई में या बड़े सिटीज़ इंडिया में देख भी सकते हो कि ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। थोड़ी सी भी बारिश आती है तो आप उसका परिणाम देख लेते हो। तो जब भी आप, और स्ट्रीट्स के बारे में, स्ट्रीट्स बनेंगी, जब शहर बनेगा, सिटी बनेगा तो स्ट्रीट्स बनेंगी, लेकिन किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो जब आप सिटीज़ पे क्वेश्चन आएगा आपके सामने ये, तो आपके दिमाग में प्राइमरली 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि वहाँ के घर कैसे होंगे, किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का प्रॉपर होना चाहिए। तो पहले क्या लिखोगे, पहला ऑर्डर क्या रहेगा आपका, हाउसेस के बारे में। पहले ड्रेनेज सिस्टम पे मत घुस जाना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले याद है कि बाढ़ आती है, ये होता है, दिक्कत होती है, तो पहले क्या गए, सीधे ड्रेनेज सिस्टम पे चले गए। तो सबसे पहले घर बनेगा तब तो पानी निकलेगा, है ना। पहले ही पानी थोड़ी निकालने लगेंगे। तो पहले क्या मैनेज करना है आपको, हाउसेस को। और हाउसेस कैसे मैनेज करना है, ये किस तरह के होने चाहिए, अच्छे मटेरियल यूज़ हो और वेंटिलेटेड होने चाहिए। डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने उस दिन बात की थी, याद होगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात, ठीक है। तो डायरेक्शन किस तरह का होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, इस पे भी बात किया था हम लोगों ने। लुटियंस जोन का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, ठीक है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे है, इसका एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। इन लोगों ने भी क्या किया था, इसी तरह का कुछ काम किया था, ठीक है। एक हाइट पे बनाया था और एक नीचे की तरफ था। तो सबसे पहले जो प्लान होगा वो किसका होगा, हाउसेस का होगा, कि किस तरह से बनेंगे और किस तरह के मटेरियल्स उसमें यूज़ होंगे। मटेरियल्स को लेकर के आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन उठ रहा है वो क्या है कि सिटीज़ अपने आप में हीट आइलैंड बन रहे हैं। तो हीट आइलैंड बन रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ना, ये क्वेश्चन आ भी रहा है अब, लगातार न्यूज़पेपर में और तमाम जगह पूछा भी जा रहा है। तो आप क्या सोल्यूशन दोगे इसका,
कि किस तरह से मैनेज किया जाए उसको, कि मटेरियल क्या यूज़ किया जाए, क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे तो ये हीट आइलैंड बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना एसी और बढ़ता जाएगा, और बाकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो उसी में झुग्गियाँ भी डेवलप होंगी बीच में, बाकी और भी अनप्लान्ड वे में लोग रहना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, ये हीट और बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो आप सर्वे आया है कि लगभग 3 to 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। आप सबर्न एरिया में चले जाओ और मेन सिटी में आ जाओ, किनारे की तरफ आ जाओ और मेन सिटी में आ जाओ, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। और इसका आपके सीधे हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, साथ ही साथ आपके वर्क एफिशिएंसी पे, जो कार्य क्षमता होती है, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कार्य क्षमता, अभी आप देख लो कि थका थका फील करते हो सोने के बाद भी, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर चीज़ें मिले तो ऐसा नहीं होगा। हिल्स एरिया में जाके आप देखो, आप ऊंचे पहाड़ों पे जाते हो तो उतना आपको नहीं फील होता है ये सब चीज़ें। तो जाहिर सी बात है ये एक प्रॉब्लम बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका सलूशन कौन देगा, आपसे ही पूछा जाएगा ना। तो इसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। अब आप लोग सोच सकते हो कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। तो एक वे मैं दे रहा हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, शुरू कहाँ से करना है और उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है जिस पे आप लिख सकते हो। तो एक तो मटेरियल पहले से पता है हम लोगों के पास, जो ईंट तब से चला आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन और भी कोई ऑप्शन आपके पास हो सकता है, और भी चीज़ें देख सकते हो, तो आप सोच सकते हो, बेहतर होगा, आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका ड्रेनेज सिस्टम, ये प्रॉब्लम बहुत पुराना है और अभी भी बना हुआ है। आप देखते हो यहाँ पे नालियाँ बनी भी हैं तो कैसी हैं, ओपन है, ज़्यादातर ओपन है, और उसी के किनारे क्या है, फूड स्टॉल लगे हुए हैं, खाने के सामान लगे हुए हैं, तमाम मोमोज और ये सब चीज़ें, और उसमें सारे जैसे ही आप लेते होगे तो उसमें बैक्टीरिया वायरस भी कूद कूद के आ जाते होंगे। तो क्या वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं? तो इसका भी सलूशन आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। कि अब ऐसा तो है नहीं कि सारे फूड स्टॉल हटा दोगे वहाँ से, उनको भी मैनेज करना है आपको, उनके भी अपने राइट्स हैं। ठीक है। और साथ में पोल्यूशन और हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ नहीं रहेगी तो हमारा इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगा और बाकी हमारी लाइफ स्टाइल तो खराब होनी ही है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान देखिए, 4700 साल पहले वो लोग रख रहे थे। आज हमको इस बात पे सोचना पड़ रहा है कि क्या करें, इतना डेवलपमेंट करने के बाद कैसे मैनेज करें, और उन लोगों ने अपना प्लान ही उसी हिसाब से किया था शुरू से ही। तो जाहिर सी बात है, इसको बनाने के लिए, इन सिटीज़ को बनाने के लिए एक बेहतर टीम रही होगी, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, तभी तो ऐसा संभव हुआ होगा। समझ पा रहे हैं बात? अब क्या था इसके बारे में हमें बहुत डिटेल वहाँ नहीं जानकारी मिल पाती है, क्योंकि उसके एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। और तीसरा क्या मैनेज करना है आपको, स्ट्रीट्स ये कैसे होने चाहिए कि वेंटिलेशन हो, ताकि अगर क्रॉस वेंटिलेशन जिसको कहते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन समझते हो ना, जैसे इधर से हवा है तो इधर से निकल जाए, जब ऐसे होगा तो हीट को भी अपने साथ वो लेके चली जाएगी। ठीक है। तो जब वेंटिलेशन रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। लाइट प्रॉपर मिलेगा तो फंगस ग्रो नहीं होंगे, और उसके कारण बहुत सारे डिजीज प्रिवेंट हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का आप सीक्वेंसिंग में करके एक आंसर फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। जब आपसे स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन आ जाए, या करंट में सिटीज़ को कैसे मैनेज करना है इस पे आ जाए, ठीक है, या नए सिटीज़ जो बस रहे हैं, जैसे एनसीआर हमारा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो आपसे कोई मॉडल पूछा जाए तो उस पर किस तरह से मैनेज करोगे आप। जरा सा इनका देखते हैं, ये लोग क्या करते थे, क्या बना रहे हैं। जनरली हाउसेज वर either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard। courtyard समझते हो, आंगन होता था। ठीक है।
इस तरह से आंगन हो गया। गांव के स्ट्रक्चर में अभी भी बनता है बहुत जगह, और ऐसे कमरे, इधर इधर कमरा, इधर कमरा, इस तरह से हो गया, ठीक है, चारों तरफ, और बीच में आंगन हो गया। अभी भी साउथ इंडिया में जाओगे तो बहुत सारी जगह आपको इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? प्रॉपर वेंटिलेशन, यहाँ पे धूप आएगी बढ़िया, और सबसे बड़ी बात है प्राइवेसी। प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है ना। तो अगर आप चाहो तो विमेन वगैरह कहाँ यहाँ पे आराम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर ही प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा उनको। और हमें हर टाइम तो उनको बाहर निकलना नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तो विमेन को कहाँ रहना होता है, घर में ही रहना होता है। तो क्या उन्हें वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है? उन्हें प्रॉपर लाइट और ऑक्सीजन नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद क्या था, मोस्ट हाउसेज हैड सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और उस समय वाटर का जो सप्लाई का मेन सोर्स था, आपने अभी तक देखा वेल को ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। वेल आप घर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर के आसपास बना सकते हो। और तालाब होगा तो दूर बनाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए जाना पड़ेगा, और वहाँ से वाटर आएगा कैसे, तो उसका मैकेनिज्म उनके पास नहीं रहा होगा इस तरह का। तो वेल्स वो प्रिफर करते थे। और कुएं का पानी शुद्ध भी होता है बहुत, ठीक है, ठंडा भी होता है। बाथिंग एरिया अलग होता था, आजकल क्या है, अटैच का सिस्टम चल गया है, सब वहीं पे, ठीक है, खाओ भी निकालो भी सब कुछ वहीं पे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये स्कैसिटी ऑफ जो क्या बोलते हैं, जगहों की कमी के कारण ऐसा हो तो रहा है, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। अगर देखें तो ये हेल्दी नहीं माना जा सकता, इसलिए अलग सेपरेट चीज़ें होनी चाहिए। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। कैसे ड्रेन्स थे? कवर्ड थे। देखिए, अगर आप देखें तो हेल्थ कॉन्शियस वो ज़्यादा है कि हम, ठीक है, पहले ही कवर्ड ड्रेन्स बनाया हुआ है कि उसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, पोल्यूटेंट जो है वो बाहर ना आए। तो ये ध्यान रखना है आपको। और कैसे स्ट्रेट लाइन में इनको लेट डाउन किया गया था, ऑल्दो यू कैन नॉट सी ईस्ट एंड जेंटल स्लोप, और जेंटल स्लोप था। और अगर कवर्ड है तो बीच बीच में क्या बनाना पड़ेगा, होल्स बनाने पड़ेंगे, ताकि उसकी साफ सफाई भी प्रॉपर तरीके से देखा जाए। और जो छोटा वाला नाली होगा वो बड़े वाले से जाके जुड़ा होगा, बड़ा वाला जाके रिवर में या जहाँ पे भी वो ड्रेनेज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया था कि जिससे दिक्कत ना आने पाए किसी भी तरीके के। अब इससे क्या क्या आउटकम आप लोग निकालोगे? देखो कि पहली चीज तो वो कोई भी काम बिना प्लान के नहीं करते थे, एक तो ये समझ में आ रही है बात। और अगर प्लान से काम करना है आपको, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जो वेल स्किल्ड हो। इसका मतलब क्या था कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो था ही, साथ साथ जो सिविल इंजीनियरिंग का स्किल हो या ड्रेनेज सिस्टम या जो भी मटेरियल बन रहा हो वहाँ पे, उसके स्किल्ड लेबर वहाँ पे और स्किल्ड पर्सन दोनों ही रहे होंगे वहाँ पे। यानी स्किल्ड मैन फोर्स उनके पास पर्याप्त था। किस किस तरह का स्किल्ड लोग आज भी आपके पास हैं, लेकिन आज हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो क्या है बता सकते हैं? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफिशिएंट नहीं है, क्योंकि काम करने वाले से ज्यादा काम कराने वाले का महत्व होता है। बहुत बढ़िया आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप सिस्टम ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारे स्किल्ड लोग कहां चले जाते हैं?
क्या कहते हैं इसको? हो रहा है? ये भी एक प्रॉब्लम है आपके कंट्री का, जिसको बोला गया था कि रिवर्स उनको बुलाया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो लोग जो जाकर के दूसरे जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ नहीं कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, कमी किसकी है? उनकी है या जिसको काम लेना है उसकी है? यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, वर्क नहीं कर पा रहा है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस था। ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंट था, वो अपने स्किल्ड लोगों को प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा है। तो अगर आपको गवर्नेंस में दिखाना हो कि कुछ कमियां बताइए, तो सबसे पहले कमी क्या दिखा सकते हैं आप? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना होगा। अब ये तो हो गया लॉजिक, तो कैसे? पहला ही जवाब क्वेश्चन आएगा इसके बाद, कैसे बढ़ाएं? ठीक है, और कोई? किसका? एडमिनिस्ट्रेशन में जाता? आप ही लोग तो जाएंगे, तो आपका तो हो ही रहा है, एक चैनल तो है प्रॉपर। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा, वो लोग तो एफिशिएंट थे ही, आपसे पूछा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है, प्रशासनिक क्षमता है, वो बढ़ाने के लिए क्या करो? क्योंकि इस समय ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उस समय थोड़ी ब्रेन ड्रेन हो रहा था। समझ रहे हो? एक मिनट बस, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ब्रेन ड्रेन तो इस समय हो रहा है, तो मैंने कहा ना कि आप काम ले नहीं पा रहे हो अपने ही लोगों से। समझ पा रहे हो? तो उसके लिए काम लेने का काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डाउन है हमारी। ठीक है, तो उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ाना पड़ेगा? ये तो आपने सजेशन दे दिया कि बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ाना पड़ेगा इसका जवाब हम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये भी एक सजेशन है। और कोई? हाँ, आप कुछ बता रही थी। देखिए, ये जवाब ठीक तो है, लेकिन अब आप जैसे आप किसी ऑफिस में जाइए, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सी बात है कि इंडिया में अगर आपको एक कंपनी खोलना है या बंद करना है, ठीक है, इन दोनों के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अभी भी 36 के अबाउट फॉर्म भरने पड़ते हैं और तमाम अथॉरिटीज से लेना पड़ता है। तो वो उनके अपने आर्गूमेंट है कि ये होना ही चाहिए। चाइना में 2 या 3 आप फॉर्म भरिए और अपना कंपनी शुरू करिए, काम करिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना रखी हैं हमने, तो इसे सिंपल करने की ज़रूरत है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसे सिंपल कर देते हैं तो लेबर लॉ अफेक्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जाएगा, उससे हमको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ें सिंपल भी हों, चीज़ों की इफिशिएंसी भी बढ़े। तो एक तो बड़ी बात आपने बोली कि रेड टेपिज्म है, बाकी उन्होंने कहा कमेटी बना दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी बना दिया जाए। काम करने वाले लोग कौन हैं, पहले इस पे तो फोकस करिए। आप ही लोग तो जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है, क्या ये ठीक है? पहले तो यहां पे ध्यान देना होगा आपको कि क्या ये एग्जामिनेशन प्रोसेस आपकी इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में जज कर पा रहा है, पहली चीज। क्योंकि शुरू से देखना होता है ना, सोल्यूशन निकालना है, तो पहले मैंने बोला कि ऑब्जर्व करिए, तो आप ही तो जा रहे हो। दूसरा चीज, क्या आपका ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग जो सिस्टम है वो कंपेटेबल है? क्या वो ट्रेनिंग उतनी बेहतर है
कि आपको उस लायक बना पाती है कि आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज कर सको। तो पहला तो प्रोसेस हो गया, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। दूसरा ट्रेनिंग प्रोसेस हो गया। और चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें बहुत बार कमेटीज का ये भी आया है कि ये जो जनरल हैं इनको क्यों लेते हो, स्पेशलिस्ट को ले लो। ठीक है, बहुत बार ये सजेशन आ चुका है कि ये लोग जाके क्या ही करेंगे, बीए में करने वाले लोग हैं। स्पेशलिस्ट जो है आईआईटीएन है उनको ले लो, डॉक्टर्स हैं उनको ले लो, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ले लो, जो अपने फील्ड के हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आयोग की तरफ से आपके सामने ये आया तो आप क्या जवाब दोगे इसका? आपके पास क्या वो है कि कैसे इसको जस्टिफाई करोगे कि नहीं स्पेशलिस्ट जाएंगे तो क्या समस्या हो जाएगी और अभी जो लोग जा रहे हैं इन्हीं को जाना चाहिए? कह सकते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं उन लोगों का आईक्यू ही केवल होता है, ईक्यू उनमें होता नहीं है या कम होता है, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट दे सकते हैं बिल्कुल। इनमें ये भी तो हो सकता है ईक्यू ज़्यादा ही हो और ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ बहुत अच्छी होती भी नहीं है, लेकिन एक सजेशन आपका माना जाएगा। ठीक है, हाँ आप बताओ कुछ। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इफिशियंसी की बात हो रही है, क्षमता उसके पास ज़्यादा है, वो अगर स्पेशलाइज्ड किसी में है। तो क्या देखें? नहीं नहीं, देखें क्या? क्षमता ना देखें तो क्या देखें? वो केवल एक काम कर सकता है, आपका मानना ये है, यही ना कह रहे हैं? मतलब एक डिपार्टमेंट को देखेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो जाएगा तो केवल हेल्थ डिपार्टमेंट पर ही फोकस करेगा। तो शुड वी बैन इन दिस एग्जामिनेशन स्पेशलिस्ट? अच्छा, अच्छा, यानी कि अब उसका चीज़ें बदल जाएंगी, माने आपके कहने का मतलब ये है उसका स्पेशलाइजेशन उस पर उतना हावी नहीं रहेगा जितना कि वो सामान्य चीज़ें हावी हो जाएंगी। ठीक है, आप सहमत हैं सर? आप ही से पूछ रहे हैं वैभव। चेंज होगा कुछ, प्रोस्पेक्टिव बहुत ब्रॉडर होगा, बिल्कुल हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। और अपने स्किल का और बेहतर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये एलिजिबिलिटी रख देनी चाहिए कि इसमें केवल आईआईटीएन और मेडिकल के लोग और स्पेशलिस्ट लोग आए, जनरल स्टडी पढ़ लें, आ जाएं बस, तो उनका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट भी हो जाएगा और हमारे पास स्किल्ड लोग भी मिल जाएंगे। आपके जवाब से मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं, मैं अपने तरफ से नहीं, यही आ रहा है ना? आपने कहा कि स्पेशलिस्ट को केवल नहीं भेजें, तो जनरल स्टडी पढ़ा के भेज देते हैं, क्या दिक्कत है? तो बाकी लोगों का तो काम उसमें रह ही नहीं जाता है फिर, क्योंकि इनको तो खाली जनरल स्टडी आती है। आप बताइए कुछ।
लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए कि ये नीतियाँ जो है सही से लागू हो रही हैं, जो सोसाइटी है उसे उसे बेनिफिट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। उसमें स्पेसिफिक हमें क्या है कि सर स्पेसिफिक तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, स्पेसिफिक लोग होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, वो अपना काम करवा देंगे, उनसे काम करवाना है ना कि करना है। इसीलिए जनरल वे में ही सर सिलेक्शन होना चाहिए आगे। ठीक है, और कोई? आप में से दोनों में से कोई बताए, कुछ उपाय दीजिए। चलिए आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ होता है, ऐसा मानना है। कुछ बता रहे थे आप, बताना था, कोई बात, ठीक है। थॉट्स सबके कुछ कुछ निकल ही रहे हैं, ठीक है, अच्छे हैं। आप अपने कोई जस्टिफाई कर रहे हो कि मुझे क्यों लेना है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब सिटी में लाइफ कैसी होती है, इस पे चर्चा किया जाए। हाँ सॉरी, इसके पहले हम आउटकम देख रहे थे। पहला आउटकम तो ये निकला कि उनके पास एक सिस्टम रहा होगा जो स्किल्ड लोगों की इफिशिएंसी का ऑप्टिमम यूज़ करता होगा, ठीक है, और इसी से निकल जाता है आउटकम कि स्किल्ड लोग होंगे, ठीक है। हाँ, मतलब कुशल लोग, कुशल प्रशिक्षित लोग होंगे वहाँ पे, और जो एक व्यवस्था होगी वो व्यवस्था उन कुशल लोगों का अधिकतम यूज़, अधिकतम प्रयोग कर पा रही होगी। जैसे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है ना हमें, तो वो कर पा रहे थे, ऐसा हम इससे आउटकम अभी निकाल पा रहे हैं। दूसरा, उनके पास तकनीक यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं, विज्ञान और तकनीक, इन दोनों की जानकारी अच्छे लेवल पे रही होगी, तभी तो वो घर को भी बना पा रहे हैं और वो भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना पा रहे हैं। और ये अपने आप में एक साइंस है जिसको इंजीनियरिंग में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं इसको, इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है, तब जाके कोई इसकी प्लान कर पाता है। तो जाहिर सी बात है उस समय भी कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और तकनीक पे ध्यान दिया जाता होगा, अच्छी प्रकार से उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता होगा। यानी कि जो कहते हैं ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज के टाइम पे आपका सजेशन होता है कि जितना आपके पास रिसर्च और डेवलपमेंट पे जितना बेहतर आपका होगा उतना ही आप आगे होंगे, जाहिर सी बात है। तो स्किल्ड लोग आते कैसे हैं, कौन बनाता है उन्हें स्किल्ड? इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी रहे होंगे उन समय, जाहिर सी बात है, इस तरह की संस्थाएं रही होंगी और उस पर वो लोग इन्वेस्ट जरूर करते होंगे, ठीक है, तभी इस तरह का है, यानी कि ध्यान देते होंगे। और ध्यान देगा कौन, ये बताइए, कौन ध्यान दे सकता है? आउटकम एक का एक निकलता जाता है, ऐसे ही लिंकेज बनते हैं। कौन ध्यान दे सकता है? ऐसा प्रशासन तो ध्यान देगा, वो तो पहले ही बता दिया मैंने, पहला पॉइंट वही था। दूसरा पॉइंट ये था कि साइंस और तकनीक जो है वो उनके पास रही होगी। तीसरा पॉइंट ये था कि इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं भी रही होंगी उनको ट्रेन करने के लिए। लेकिन चौथा पॉइंट हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन ध्यान दे सकता है? इंडिया ज्यादा ध्यान देता है कि यूएसए? जिसके पास अच्छी अर्थव्यवस्था हो, ठीक है। यूएसए के पास क्या है? उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और इकोनॉमी अच्छी है इसलिए वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पा रहा है। ऐसा थोड़ी है हमको नहीं मालूम है, एक बात सबको मालूम है, आप लोग सजेशन देते हो ना,
कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तो क्या हम कर पाएंगे? हमारा प्राइमरी फोकस अभी कहाँ रहता है? कौन सा रहता है? सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा पहले जरूरी है ना हमारे यहाँ, तब तो हम उस पर कर पाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ 1960s के आसपास होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन थे वो? अच्छा, साइंटिस्ट थे, पहली बार पता चला हमें। अरे स्पेसिफिक बताओ क्या थे वो? हाँ ठीक है, तो जब वो पहले गए थे नेहरू जी के पास तो बोले कि हम लोगों को परमाणु हथियारों में परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। उसी समय जाके बोला उन्होंने। नेहरू जी से उनकी अच्छी दोस्ती हुई थी, बड़े घर के लड़के थे वो, बहुत बड़े आदमी थे। तो नेहरू जी ने कहा ये बताओ कि पहले हम लोगों को भोजन दें या तुम्हारा परमाणु ऊर्जा पे काम करें? तो जरूरत हमारी थी कि नहीं उस समय? थी ना, लेकिन प्रायोरिटी क्या थी? पहले बचाना लोगों को, फिर बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने टाटा से बोला था, तो टाटा ने अपने कैंपस में ही वो जगह दी थी जो आप मुंबई में देखते हो अभी है, पहला सेंटर वहीं खुला था। तो प्राइवेट फंडिंग से खुला था, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। तो यानी कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी? स्ट्रांग थी, काफी स्ट्रांग थी, इनकी इकोनॉमी काफी मजबूत थी, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, तभी ये कर पा रहे थे। आपने घर, नाली और गली देखकर क्या क्या आउटकम निकाल लिया? 4-5 पॉइंट दिया मैंने, समझ पा रहे हैं? यानी कि जब हम किसी चीज को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, देखने का जो नजरिया क्या होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि हम अपने काम की चीज वहां से निकाल लें। क्योंकि हमारा नजरिया थोड़ी है इनकी गलियां पढ़ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इनकी गलियों और इनकी सड़कों से क्या ही मतलब है? जिसकी गली जिसकी सड़क से मतलब है उसके पीछे जाते हैं, करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, यहां से क्या निकल रहा है, ये हमें हमारे काम की चीज ऑर्डर वाइज हमने आपको बताया कि किस तरह से, किसके थ्रू क्या निकलता है, उसके थ्रू क्या निकलता है। अब यहां से इसके थ्रू क्या निकलेगा? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। हाँ ठीक है, हाथ नीचे करके, नींद आने लगती है, डाइवर्ट हो जाता है ऐसे बैठने पर। जब आप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का बेस पहले ही दिन मैंने पूछा था क्या होता है? ट्रेड और ये बताइए, आप ये शब्द बार बार बोल रहे हैं इसलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको। संसाधन ज्यादा किसके पास होता है? जापान के पास तो रिसोर्सेज है ही नहीं, मतलब ज्यादा नहीं रहे तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बार बार इस शब्दों का उपयोग मत करिए, आप ये कहिए कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, ठीक है बेटा। संसाधन नहीं रहेगा तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। जापानीज को एग्जाम्पल है, जापानीज, हाँ, और अफ्रीका में देखिए बहुत ज्यादा संसाधन है। तो मायने ये नहीं रखता कि संसाधन आपके पास कितना है, आपके पास भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, लेकिन किस रिसोर्स का कितना यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। तो महत्व तो ये नहीं है संसाधन कहाँ नहीं थे, हर जगह थे, उतने रिसोर्सेज तो रहते ही हैं कि आप अपने आप को बेहतर बना सको। क्या मेसोपोटामिया के पास रिसोर्सेज नहीं थे? वहां भी रिसोर्सेज थे, लेकिन वो उतने डेवलप नहीं हो पाए। ये सेकेंडरी चीज है संसाधन का होना, पहले तो ये है कि आप यूज कैसे करना चाहते हो, आता है कि नहीं आता है आपको यूज करने। आज इसी देश में आप देखिए कि एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूख से परेशान हैं और राशन के लिए डिपेंड करते हैं किस पे? सरकार पे, मशीनरी पे। और इसी देश में अंबानी और अडानी जैसे भी लोग हैं। क्या वो रिसोर्सेज लेके पैदा हुए थे सब लोग? पहली बार तो शुरू ही किया था ना कहीं से। तो अगर रिसोर्सेज की ही बात होती तो इस देश में अंबानी और अडानी तो कोई बन ही नहीं सकता था कभी। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये होता है, इस
महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप रोते रहें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप ऑप्टिमम यूज कर पाते हो कि नहीं। जो है उसी का ऑप्टिमम यूज कर लो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन सकते हो। जो है उसी का ऑप्टिमम यूज करना तो सीख लो। और सबसे बेहतर यूज अगर किसी चीज का कर सकते हो जो आगे बढ़ाता है तो वो है टाइम। ठीक है, जो भी आगे बढ़ा इस दुनिया में, और टाइम किसी के पास कम नहीं है। जितना आपके पास है उतना ही उनके पास है, उतना ही उनके पास, सबके पास है। समझ आ रही है बात? तो मैं आपके उस पे इसको बोला। तो पहली चीज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का बेस, जैसे सिटीज की बात हम पढ़ रहे हैं, यहां पे हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, सिटी तभी बन सकती है जब गांव मजबूत हो। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो मजबूत शहर बन ही नहीं सकता। अगर गांव कमजोर है तो कमजोर शहर ही बनेगा, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर यहां पे आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी अगर एग्रीकल्चर में होती तो इतना प्रेशर क्या दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों पे होता? लोग क्यों आते हैं? वहां रहते हैं अपना। आज आपके सामने इमिग्रेशन या पलायन एक समस्या बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? इवन यही नहीं, विदेशों में भी जाते हैं और मिजरेबल कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में रह के काम भी करना पड़ता है उनको, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। अपने मन से तो नहीं जा रहे, ठीक है? या आप ही लोग यहां पे आए हो, तो अगर यही रिसोर्स आपको वहां मिल जाता, यही संसाधन वहां पे मिल जाते, तो आप क्यों आते? तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है संसाधनों पे, ये क्या होता? कम हो जाता। लेकिन ये कब होता? जब आपका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होता तब। तो आपका प्राइमरी सेक्टर वीक है तो सेकेंडरी सेक्टर भी क्या होगा? कमजोर होगा। अगर प्राथमिक क्षेत्र मजबूत नहीं है, यानी कि गांव मजबूत नहीं है, तो शहर भी मजबूत नहीं हो सकते। और इसीलिए हमारे यहां सेकेंडरी सेक्टर यानी कि उद्योग क्षेत्र जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल किसका आता है? सर्विस सेक्टर का। सबको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो जॉब क्रिएट कहां से होगा? जो सबसे ज्यादा जॉब देने वाला है एग्रीकल्चर, वो तो वैसे ही परेशान है। और उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं, तो जब वो परेशान है तो इनको तो परेशान होना ही है। तो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इस समय हम जो जिनकी बात कर रहे हैं, इनके पास क्या रहा होगा? एक स्ट्रांग प्राइमरी सेक्टर रहा होगा, एक स्ट्रांग बेस रहा होगा, एक मजबूत कृषि का आधार रहा होगा, तभी तो ये आगे बढ़ पाए। ठीक है? और वो मजबूत आधार फिर से पहले पॉइंट से लिंक हो जाएगा। उस मजबूत आधार बनाने का काम करता कौन है? इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, पहले से शुरू हुआ फिर लिंक हो गया ना जाके। समझ आ रहा है टॉपिक कैसे लिंक करते? आउटकम का आउटकम, आउटकम का आउटकम निकलता गया और आपने जोड़ के पूरा बता दिया। ठीक है? आपका आंसर भी तैयार हो जाता है, इंटरव्यू भी तैयार हो जाता है, और इफेक्टिव तरीके से। नहीं तो बीच में हाँ ये भी बता दें, वो भी बता दें, ये भी बता दें, फिर थोड़ी देर बाद याद आया इंटरव्यू के बाद, अच्छा ये भी बताना था। ठीक है? तो लिंक करना सीखिए, आउटकम निकालना सीखिए, यही मेरा मोटो है, यही सिखाना चाहते हैं हम बेसिकली। बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है इसके बारे में। IQ, EQ सब बढ़िया है आप लोगों का। क्या बोल रहा है? हड़प्पन सिटीज वॉज वेरी बिजी प्लेस। बिजी कहने का मतलब आप लोगों की तरह उनके वहां भी टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, किसी काम के लिए टाइम ही नहीं है, न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न सोने के लिए, न क्लास के लिए, किसी को टाइम ही नहीं है। बस पता नहीं टाइम का करते क्या हो। सिटी की बात हो रही है तो सिटी बिजी कब होता है? जब वहां सेकेंडरी वर्क ज्यादा हो रहा हो। सेकेंडरी वर्क मतलब ट्रेड, ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग भी उस समय चल रही थी। ट्रेड करोगे किसका? केवल प्राइमरी सेक्टर का ही थोड़ी ना कर रहे हो, अभी मैन्युफैक्चरिंग भी होगा उसमें। तो बिजी होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि भीड़ भाड़ बढ़ा हुआ है, भीड़ उसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क है यहाँ पे। अगर एक टाइप का वर्क होता, केवल गांव से चीजें आती, ट्रेड होता, तो ये अलग बात होती।
लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ और चीजें हो रही होंगी जिसमें लोग अलग अलग सेक्टर वाइज क्या होंगे, बिजी होंगे। ठीक है, ये आउटकम निकल रहा है। यहाँ पे बिजी वर्ड यूज किया गया है तो मतलब है कुछ, बिजी का मतलब वो आप वाला बिजी नहीं, ये लोग अलग अलग सेक्टर वाइज कहीं ना कहीं वहां पे सेक्टर डेवलप थे। समझ आ रही है बात? अभी देखिए आगे आ रहा है। देयर वर पीपल हु प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। अभी बताया ना मैंने कि रहे होंगे इस तरह के लोग जो क्या करते होंगे, प्लान करते होंगे और स्पेशल जो बिल्डिंगें बनती हैं, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है, आपका प्रशासनिक भवन बन रहा है, कोई इंडस्ट्री के लिए उसको देखरेख के लिए, मॉनिटरिंग के लिए बन रहा है, देखरेख के लिए बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए क्या है, कुशल लोग वहां पे उपस्थित थे। ठीक है, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और वो लोग क्या कहलाते होंगे उस समय, रूलर्स, यानी कि जो रूल बनाते हैं, यानी कि यही लोग क्या करते थे, सारे चीजों को ऑपरेट करते थे। मैंने बताया ना कि कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था रही होगी, प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी जिसमें लोग जाते होंगे और वही सबके लिए नियम कानून और जो भी है वो बनाने का काम करते होंगे, प्लान करते होंगे, क्योंकि बिना प्लान के संभव नहीं है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन खड़ा किया जा सके। ठीक है, it is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted। अब ये क्या शो कर रहा है कि क्या होता होगा उनके यहाँ, कि ये लोगों को भेजते थे दूर दूर। कहाँ भेजते थे? दूर दूर। क्या क्या करने के लिए? कि धातुओं के लिए। धातु समझते हो ना, मेटल्स ले आने के लिए, कि कहाँ मेटल मिलेगा, जाओ लेके आओ। और प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर, जैसे आज भी पहनते हो ना आप लोग अंगूठी में, तमाम बताते पंडित जी कि ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, तो इसके लिए ये पहन लो, नीलम, मूंगा। ठीक है, तो प्रीशियस पत्थर और क्या लाने के लिए, और भी चीजें जो उनकी आवश्यकता की चीजें थी वो लोगों को भेजते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसा ट्रेड हो गया ये? अरे दूर भेज रहे हैं तो कौन सा ट्रेड हो गया? बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है ना। यानी कि सबसे पहले तो उनको इस बारे में पता था, यानी कि उनके ज्योग्राफिकल नॉलेज भी कम नहीं था। सबसे पहले ये पता था कि कहाँ क्या मिलता होगा। अब आप किसी को भेज दो, जाओ ये सामान लेते आओ, कहाँ जाएगा वो? पता होगा तभी तो। ठीक है, तो यानी कि ज्योग्राफिकल नॉलेज तो था ही, साथ ही साथ उनका एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक और आउटकम निकल के आ रहा है कि इंटरनल ट्रेड तो उनके यहाँ हो ही रहा था आपस में, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक व्यापार के साथ बाह्य व्यापार भी चल रहा है। तो जाते होंगे तो कुछ देते भी होंगे और कुछ लेते भी होंगे। जाहिर सी बात है, जाएंगे तो अपना वहां देखते होंगे किस चीज की जरूरत है तो वो दे भी देते होंगे अपने यहां से। ठीक है, अब बताइए, अगर किसी जगह पे एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है तो एक और क्या बड़ा आउटकम निकल के आता है यहां से? करेंसी। बिना करेंसी के हम नहीं कर सकते, लेकिन कैसी करेंसी? जो प्रीशियस हो। क्योंकि जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे आगे चल के, या एंसेंट इंडिया में जब किंगडम वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको, ये ट्रेंड, कि जब जब डिक्लाइन हुआ है चीज़ों का, तो उस समय जो क्वाइनेज होते हैं, यानी कि जो सिक्के होते हैं, वो उनकी वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। सोने के सिक्के कम होते जाएंगे, और जहां सोने के सिक्के कम हो रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, कि बाह्य व्यापार, वहां पे एक्सटर्नल ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है। समझ आ रही है बात? क्योंकि सस्ते चीजों में अब ऐसा थोड़ी है कि नोट लेके जाओगे 1,000 के और अमेरिका से ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वहां हमको क्या करना पड़ेगा? गोल्ड वगैरह में आज भी करते हैं ना हम लोग, गोल्ड का यूज करते हैं। अब तो खैर एक्सचेंज और तमाम चीजें हो गई हैं तो इश्यू, लेकिन उस समय भी कोई ना कोई करेंसी इस तरह की रही होगी। यानी कि अब एक और आउटकम आ गया कि उनके पास करेंसी का भी नॉलेज था। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो एक सेक्टर तो यही पता चल जा रहा है। तो अगर हम आपसे बोलें
आगे एक दो पैराग्राफ के बेसिस पे ही आप लोग ये बताइए कि इनके यहाँ कौन कौन से सेक्टर होते होंगे अंदाजा लगाने के लिए। तो अभी तक आप क्या अंदाजा लगाओगे? नहीं, प्राइमरी सेक्टर नहीं, वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में या इस तरह के ट्रेड में कौन कौन से सेक्टर होते होंगे, क्या क्या? जैसे मान लीजिए एक तो क्वाइनेज वाला हो गया कि वो वाला देखते होंगे लोग, और भी हाँ ज्वेलरी बनाने वाला, और सेक्टर मतलब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वर्ड, ये यूज़ समझने के लिए आप करिए। हाँ डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ किस किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, अंदाजा लगाइए अब। हथियारों का अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें कहीं लड़ाई झगड़े की बात तो हो नहीं रही है। हाँ पॉटरी तो होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो आप जब विलेज में रह रहे हो तब से ही ज़रूरत पड़ गई उसकी, तो शहर में तो ज़रूरत पड़नी ही है। हाँ हाँ मेटलर्जी होगी, तभी तो मेटल मंगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेटलर्जी होगी। ठीक है, बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा। ठीक है, और जी टॉयज भी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप सिटी में रहते हो तो लाइफ कैसी हो जाती है, लेवाइस लाइफ जीते हो, आरामदायक जीवन जीते हो ना, तो यहाँ बिना मतलब की चीज़ भी खरीदते हो। ठीक है, होता है ना, मार्केट में तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे घर को डेकोरेट करने वाला होता होगा ना, होता है ना। आज की बात कर रहे हैं, उस समय की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं सिटी में, ऐसे सिटी बनती है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन आप करते हो। ठीक है, गांव में ज़्यादातर नीड वाली चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम अपने आराम के लिए या अपनी पसंद के लिए भी चीज़ें यूज़ करते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग सिटी और गांव को क्लासिफाई भी करते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें भी होती होंगी, बिल्कुल सोचते रहिएगा, आगे देखिए। दे मे हैव kept the most valuable object such as ornaments, gold and silver or beautiful beads for themselves. उनके पास जाहिर सी बात है उस समय महिलाएं हैं, तो महिलाओं के होते हुए ऑर्नामेंट्स ना हो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, तो गहने तो होते ही होंगे, और उस समय राजा वगैरह लोग और बड़े जो लोग हैं वो पहना करते थे ये सब चीज़ें। आज भी लोग हैं जो बड़े लोग हैं, मोटी मोटी चेन पहन लेते हैं, तमाम करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उस समय कौन कौन सा मेटल मेन है? गोल्ड और सिल्वर। अभी तक आयरन का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड और सिल्वर मिल गया है, आयरन अभी नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा क्या थे? पत्थर, जिनसे वो क्या बनाते थे? मन के बनाते थे, बीट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे मन का बोलते हैं हिंदी में। आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल के रखा करिए, बुक नहीं है आपके पास तो उसमें ले लो, मोबाइल में। हमारा प्रवचन मत सुनिए, उसमें पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि उसी में से जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो नहीं कर पाओगे। आप हिंदी में खोल के रखिए वहीं पे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलता हूँ, तो बताता रहता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। आपके सामने वो होनी चाहिए जिस लाइन पे हम हैं। ठीक है, मोबाइल में खोल लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से उठेंगे फिर। एंड देयर वर स्क्राइब्स, कौन होते हैं? हु राइट, जो जैसे क्लर्क टाइप के होते हैं, जो लिखा पढ़ी का काम ये सब करते हैं, उनको स्क्राइब कहा जाता है। और सिक्कों वगैरह पे ढलाई का, और उस पर भी लिखने का कैसे उस पर होगा। तो एक आपका सिंबल होता है ना, जैसे आज भी आप सिक्का निकाल के देखो तो उस पर कुछ लिखा होगा, कुछ बना होगा, नोट होता है उस पर कुछ लिखा होता है, बना होता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है लिपिक,
यानी कि क्लर्क बोलते थे, ठीक है। और जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे जो नहीं बच पाई हैं। मुहर मतलब उस समय की वही होती थी, सील्स होती थी और मुहर होती थी। और कौन ग्रुप था यहाँ पे? शिल्पकार। बिसाइड्स दीज वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्समैन। शिल्पकार मतलब कौन कौन से होते, क्या क्या बनाते होंगे? मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ईदर ऑफ इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। देखिए, जब आप अंग्रेजों के समय की बात पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था? क्राफ्ट्समैन को, शिल्पकारों को, क्योंकि इनकी जरूरत कब पड़ती है? जो बीपीएल के लोग हैं खूब यूज करते होंगे इनके बनाए हुए सामान, है ना? कौन यूज करता है? जब आपके पास एक्स्ट्रा होता है तभी आप इनकी बनाई हुई चीजें लेते हो। अरे पेंटिंग कौन खरीदेगा भाई? कौन खरीदेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, ठीक है। जो महंगे पर्दे होते हैं कौन खरीदता है? जो एडवांस लेवल के लोग होंगे वही खरीदेंगे, जिनके पास अच्छा खासा इकोनॉमी जिनकी होगी। तो शिल्पकारों की स्थिति क्यों खराब हो गई? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने किसकी स्थिति खराब कर दी? सबसे पहले जो राजा और नवाब थे। जब राजा और नवाब ही नहीं रहेंगे तो यूज कौन करेगा? समझ आ रही है बात? तो उस समय क्राफ्ट्समैन जो थे उनकी स्थिति खराब हो गई, और उनकी स्थिति खराब हुई तो बेचारे क्या मजबूर हो गए? मजदूर बनने के लिए। और फिर उनकी जो एग्रीकल्चर पे प्रेशर, भाई मजदूर में कहाँ जाएंगे, गांव में भाग गए सब, और उसके बाद एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे क्राफ्ट्समैन हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उनके जो भी चीजें हैं उसका कंजम्पशन है, उसकी डिमांड है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक क्लास है जो लेवाइस लाइफ जी सकता है, जो आरामदायक जीवन शैली में रह सकता है, एक पूरा भरा पूरा क्लास यहाँ पे उपस्थित है। एक ऐसा वर्ग है जो आरामदायक जीवन शैली व्यतीत कर सकता है, ठीक है। तो शुरू में ही हमने पढ़ा था ना, क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन में दो तरह के लोग हैं। कैसे कैसे? एक आम लोग हैं और एक जो रूलर वर्ग है, यानी कि जो शासक वर्ग है वो रहता होगा। लेकिन आम लोग भी वहां ऐसे नहीं है, ठीक है। आम लोग भी इन सब चीजों का यूज करते होंगे, बस ये है कि थोड़ा कम लेवल पे करते होंगे, सस्ती चीजों का यूज करते होंगे। जैसे वो गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं तो ये अपना पत्थरों का कर रहे होंगे, यही हो सकता है ना। लेकिन सोसाइटी जिस तरह की होती है उस तरह का धीरे धीरे फिलॉसफी बनने लगता है, उस तरह की सोच बनने लगती है, ठीक है। वो अभी आगे आएगा, देखिएगा। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड टू रिटर्न विद देयर रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। क्या करके आते थे? रॉ, दूर दूर जाते थे तो रॉ मटेरियल तो लेके आते ही थे, कच्चा माल तो लाते ही थे, और साथ में वहाँ की कहानियाँ भी लेके आते थे, यानी कि वहाँ की चीज़ें लेके आते थे। अच्छा यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो इससे क्या होता होगा? कल्चरल एक्सचेंज जो होता है वो चीज़ें चलती थी, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि सब कोई तो जा नहीं सकता है। टेराकोटा का टॉयज मिला हुआ है, जाहिर सी बात है बच्चों के खेलने में काम आता होगा। ये देखिए, यहां पे दो चीज दिखाई दे रहा है। हड़प्पन सील है, पहले इधर सील दिखाई दे रहा है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, सिंबल है। तो ये आज तक अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या लिखते थे ये लोग। और इस पे सिंबल बना हुआ है इसका, ये एक इमेजिनरी एनिमल है, ऐसा कोई एनिमल होता नहीं है, ठीक है। ये बीच में ऐसे हिरन टाइप का है और यहाँ से सर सिंग में होता था इसका। तो ऐसा कोई एनिमल मिला नहीं है, या इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं कोई इमेजिनरी रहा होगा जिसको ये लोग मानते होंगे। और इधर देखिए, ये क्या है? टॉयज है,
फिनिशिंग देख रहे हैं इसका, कितनी जबरदस्त फिनिशिंग है। आज हमारे पास मशीनें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन अब थोड़ा क्राफ्ट पे देखते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो मिली है वो किस चीज़ की बनी है? स्टोन की, शेल की और मेटल की। क्या क्या मेटल हैं देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दिया, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। अभी भी आयरन का कहीं यूज़ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस समय आयरन अभी मालूम नहीं था, लेकिन ब्रॉन्ज यूज़ कर ले रहे हैं ये लोग। ब्रॉन्ज मिक्स से बनता है ना, किस किस को चीज़ को मिक्स किया जाता है? कॉपर और टिन को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इनको मेटलर्जी का बहुत अच्छा नॉलेज था, क्योंकि आप किसी चीज़ को मिक्स करके दूसरी चीज़ बनाओगे तो मैंने उस दिन भी बताया था कि ईंट को भी अगर ज़्यादा पका दिया तभी प्रॉब्लम है, कम कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो वैसे ही ब्रॉन्ज बनाने के लिए नहीं, जिस मन करा उतना रेशियो में मिला दिया और बन गया। उनका प्रॉपर एक रेशियो होता है, उनका एक प्रॉपर अनुपात होता है, उसी अनुपात में मिलाओगे तो ठीक से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर ये है तो इसका मतलब उनके पास धातु विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान था, यानी कि केमिस्ट्री का नॉलेज जिसको आप कह सकते हो वो बढ़िया था उनके पास। समझ आ रही है बात? दूसरा, स्टोन और शेल का यूज तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं? पहले से ही कर रहे हैं, हाँ, पाषाण काल से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वही उसी का आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, उसी में इन लोगों ने मॉडिफिकेशन कर दिया है, उसी में उन लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दिया है, फिनिशिंग और अच्छी आ गई है, बेहतर आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देने लगे हैं। समझ आ रही बात? तो कंटिन्यूटी की बात अगर बोली जाएगी, जो क्वेश्चन आया भी था उस समय कि परंपराओं और चीज़ों की कंटिन्यूटी दिखाइए, तो पत्थर तो अभी भी यूज हो रहा है और आज के टाइम पे भी यूज होता है कि नहीं? आज भी हम लोग यूज करते हैं ना स्टोन, ठीक है। बस क्या बदल गया? उनकी उसमें जो स्किल यूज हो रहा है वो बदलता जा रहा है, ठीक है। उसकी फिनिशिंग बढ़िया हो गई, उसका मॉडिफिकेशन और अच्छा हो गया, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो गए। लेकिन शुरू कहाँ से, शुरू किसने किया था? अगर उन लोगों ने पत्थर नहीं दिया होता हम लोगों को तो आज हम लोग पत्थर का यूज कर भी नहीं पाते, ढूंढ रहे होते यूज क्या करना है ना। और फिर इन लोगों ने क्या दे दिया बीच में आकर के, ये लोग क्या हमें दे दिए? मेटल। कौन कौन सा मेटल दे दिए? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, और ये भी बता दिया, ब्रॉन्ज नहीं दिया, ये भी बता दिया कि दो मेटल से मिला के एक मेटल आप बना सकते हो। अब इतनी ज्यादा जानकारी तो आपको रेडीमेड में मिल गई है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज किस किस चीज से मिलके बनता है? कॉपर और टीन से। तो जाहिर सी बात है टीन का भी यूज करते होंगे, यहां लिखा नहीं है टीन का, ठीक है। तो कितने मेटल हो गए? अगर ऐसे पूछा जाए आपसे डायरेक्ट कि कितने मेटल यूज करते थे हड़प्पा वाले? कोई 4, कोई 5, कोई, अरे पढ़ लो, 6। अरे इतनी असहमति क्यों होती है? एक बार देख लो, ये लिखा तो है सारा। कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और एक टिन तो रहता ही होगा। और भी कोई था क्या? तो इतने तो अभी एनसीईआरटी ने हमको बताया, तो उतना ही तो मालूम है हमें। कितने हो गए? 4 + 5, 4 + 1, वो तो मिक्सचर है। ब्रॉन्ज का यूज करते थे, तो ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर हो गया। तो मैंने प्योर मेटल की बात की कि प्योर मेटल कितना यूज कर रहे हैं, वो तो दो को मिला के बनाने की तकनीक आ गई, तो वहां से वो तकनीक एडवांस हो गई, ठीक है। तो 4 मेटल, और आप बोलिएगा कि एक जो था वो मिक्स करके बनाते थे, और इसी के बेसिस पे इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है अपने आप में उस समय के हिसाब से। ब्रॉन्ज बनाना इतना आसान काम थोड़ी था। आज आपको लग रहा है कौन सी बड़ी बात है, ब्रॉन्ज ही तो यूज करते थे,
लेकिन जब नया कोई चीज़ होता है ना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए इसके नाम पे उस एज का नाम पड़ गया है। कौन सा एज है? ब्रॉन्ज एज। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे, कांसा कहते हैं हिंदी में, कांस्य युगीन सभ्यता इसका एक नाम है, कांस्य युगीन सभ्यता। जब ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो कौन कौन से 3 मेडल मिलते हैं? हाँ, तीसरा कांस्य पदक मिलता है। तो आज भी किसने बनाया था वो? हड़प्पा वालों ने, इंडस वैली वालों ने बनाया था, और आज आप मेडल उसका ले पा रहे हो, कांस्य का। और कोई यूज बता सकते हो? यूटेंसिल्स यूज होते थे, अब तो स्टील और ये सब ज़्यादा हो रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम का कोई यूज बता सकते हो? ज्वेलरी बनती है, और जी इलेक्ट्रिक कार, वो तो कॉपर का बनता है, ब्रॉन्ज का पूछ रहे हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है साइंस में आपसे कि कॉपर का ही वायर क्यों यूज किया जाता है, जबकि कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है। कॉपर की बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं उसको। वो सोचिएगा, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है अभी। तो ये समझ आया मेटल कौन कौन से यूज होंगे। अगर आपसे आयरन उसमें डाल के पूछ दिया जाए तो आप बिल्कुल भी मना कर दीजिएगा कि उस समय आयरन नहीं मिलता था। अब देखिए क्या ज़्यादा है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने में, यानी कि जो औजार वगैरह होते थे उनको बनाने में, क्यों ब्रॉन्ज बनाना पड़ा उनको? क्योंकि कॉपर जो होता है हार्ड नहीं होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। और गोल्ड भी का भी वही हाल है। और गोल्ड का टूल्स बना पाना तो संभव है भी नहीं, क्योंकि इतना महंगा होता है, बहुत कम मिलता है वो। सिल्वर और गोल्ड तो यूज़ कर नहीं सकते थे। कॉपर बहुत सॉफ्ट होता है, आप दबाओगे ना ऐसे दब जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हार्ड बनाना था। आप टूल्स बनाओगे तो कैसा होना चाहिए? वो हार्ड होना चाहिए। तो इसके लिए उसमें जब टिन मिला देते हो तो बहुत हार्ड हो जाता है वो। कहाँ सा देखा है कि नहीं आप लोगों ने कभी देखा है ना? तो वो हार्ड होता है वो। तो हार्डनेस के लिए अब ऐसा कोई चाहिए था हमको जो कि हार्ड हो, तो इसीलिए उन्होंने मिला के देखा होगा कौन से मिलाने पे क्या बन जाता है, और हार्डनेस आई होगी तो बन गया ये चीज़, ठीक है। तो टूल्स तभी बन पाएगा जब वो हार्ड हो, सॉफ्ट होगा तो मुड़ जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा वो। वेपन्स बनाते थे, वेपन्स यहाँ पे मिलिट्री पर्पज से इन लोगों का कहीं नहीं मिला है, हाँ सिक्योरिटी पर्पज से कुछ वेपन बनाते रहे होंगे। ऑर्नामेंट्स, गहने बनाते थे और बर्तन बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ये भी सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन तो सुना ही होगा आज भी, तो जो बड़े वीआईपी लोग होंगे वो यूज़ करते होंगे उसके, बाकी जो आम लोग होंगे वो कांसे के बर्तन का प्रयोग करते होंगे। तो इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता होगा कि भाई ये बड़े घर के लोग हैं। आज तो कांसा भी इतना महंगा है, स्टील पे आ गए आप लोग। मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो देखिए जो मनके होते थे इनको, ये देखिए ये बना हुआ है ना यहाँ पे, इस तरह से माला वाला बना हुआ है, ये ब्लेड्स होते थे। और ये देखिए वेट, जाहिर सी बात है बिजनेस चल रहा है तो वहाँ वेट्स की ज़रूरत तो होगी ही, ठीक है। और वेट्स की ज़रूरत, वेट कब बन सकता है? जब आपके पास प्रॉपर मैथमेटिक्स का नॉलेज हो। समझ पा रहे? क्योंकि जब कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो वेट कैसे कर पाओगे? ठीक है, समझ पा रहे हो? तुम कर लेते हो? नहीं नहीं, हिसाब किताब कर लेते हो ना, ठीक है। मान लो 40 रुपीज़ किलो आलू है, ठीक है। 150 ग्राम का दाम बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। कंफर्म? चलो 125 ग्राम का बताओ।
इतनी देर में सब्जी वाला बता दिया होता। तो तुम लोग क्या करते हो, ये मैं इसलिए पूछा कि अक्सर आप लोग क्या करते हो, जाते हो उससे पूछते हो कितना हुआ, ठीक है, और जितना बोलता है दे के चले आते हो। जोड़ लिया करो कभी, इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा। सी सेट है ना आप में? 125 ग्राम, ये भी नहीं मालूम हिंदी मीडियम हो? इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी में महीनों के नाम बताइए। हिंदी में, हिंदी मीडियम से यही पूछ दिया गया था, हिंदी में महीनों के नाम, जो महीने के नाम जनवरी फरवरी नहीं, हिंदी वाला महीने का नाम बताइए, 12 महीने का। और बहुत लोग अटक के चले आए थे। समझ आ रहा है? तो आप प्रिपेयर्ड रहा करिए चीज़ों का। माइंड को शार्प करने का तरीका है, जब सब्जी खरीद लो तब भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? और जानबूझ के ऐसे ग्राम में खरीदो कि कैलकुलेट करना पड़े। सी सेट है ना आप में, तो उसकी प्रैक्टिस कोई ज़रूरी है क्लास में ही करोगे, हर जगह कर सकते हो। लेकिन सोचोगे कौन करे ये सब। बीट्स को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है यहाँ पे कि बीट्स की फिनिशिंग बहुत मेहनत वाला काम है, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। जो पत्थर होते हैं उनको शेप में लाना और उनको ऐसा बनाना कि जो अट्रैक्टिव हो, जो आकर्षित करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आपने इंडिया में जो हीरा होता है, हीरे की घिसाई वगैरह होती है, वो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? गुजरात में, ठीक है। कभी आपको जाने का मौका मिले तो देखिए, बहुत बहुत टफ काम है वो। तो मेटल्स को शेप देना ना अपने आप में, सॉरी ये क्या बोलते हैं, पत्थर को, स्टोन को शेप देना अपने आप में बहुत फाइन वर्क होता है। और जरा सा भी इधर उधर हुआ तो टूट जाएगा, और टूट गया तो सारी मेहनत बेकार। इतना सस्ता तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए हिंदी में भी देख लीजिए आप। क्या लिखा है यहाँ? यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक, ठीक है, क्योंकि इनको बनाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगर जरा सा भी आपने असावधानी बरती तो ये टूट जाएंगे। और टूटने का मतलब आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? बाहर से लेके आ रहे हैं ये लोग। तो बाहर से लेके आ रहे हैं तो कीमती है, तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसके लिए काफ़ी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से इनके स्किल की क्वालिटी आपको दिखाई देती है कि कितनी बेहतर स्किल है इनकी, कि वो चीज़ों को फिनिश भी कर लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और पत्थरों पे काम जो होता है, और इसी चीज़ को हम लोग कहाँ देखेंगे जाके, जब एंशिएंट इंडिया और मिडेवल इंडिया में जाएंगे तो वहाँ आर्किटेक्चर में देखेंगे कि देखो कितनी बढ़िया मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई हुई, देखा है उसमें पढ़ते हैं हम लोग, आर्ट एंड कल्चर में आपके सिलेबस में आता है। तो मूर्तियों को देखकर हम क्या समझते हैं कि जिस काल की मूर्तियों में फिनिशिंग ज़्यादा है, जिस काल की मूर्तियों में अच्छी फिनिशिंग है, अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि समझते हैं कि उस समय का जो पीरियड होगा वो कैसा रहा होगा, काफ़ी बेहतर रहा होगा, काफ़ी प्रॉस्पर रहा होगा, काफ़ी संपन्न रहा होगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि स्किल वहीं डेवलप होती है, ये सब क्राफ्ट की स्किल वहीं डेवलप होती है जहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। और जहाँ पे आप देखो लगभग 1206 से लेकर के और लगभग आप मान के चलिए कि 1500 तक के पीरियड में आपको बहुत अच्छे इस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय वार का पीरियड ज़्यादा चल रहा था, है ना। कुतुबुद्दीन जो क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आए, और उसके बाद से जो दोनों के बीच में क्लैश चला यहाँ पे काफ़ी देर तक चला, तो उसमें क्राफ्ट्स कहीं उस तरह से आपको नहीं दिखेंगे। फिर क्राफ्ट्स वगैरह जाके सबसे ज़्यादा कहाँ दिखता है? मुग़ल पीरियड में, जब स्टेबिलिटी आती है। और आप देखते हो कि जहांगीर और शाहजहां का जो पीरियड होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उस समय क्या थी? स्टेबिलिटी आ गई थी। तो हम इन चीज़ों को देख करके, ये कंटिन्यूटी कहाँ तक चलती है? आज भी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी हमसे पूछी जाएगी, तो हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पाषाण काल से, और आ रहे हैं आज तक। चीज़ें वही हैं, चलती आ रही हैं, बस टेक्नोलॉजी के साथ हम
आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने इम्पोर्टेंस दिया है एनसीईआरटी ने। इनको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए इन्हें और इनको देख के आउटकम निकालिए। पहली चीज तो इन्होंने ये शॉल सी ओढ़ी हुई है, ठीक है, और इस पे क्या है, ये ऐसे डिजाइन है, तीन तीन फूल टाइप का कुछ बना हुआ है। यानी कि क्या थे ये लोग, फैशन को भी तवज्जो देते थे। और हमने बताया कि लाइफ कैसी है इन लोगों की, लिवाइश लाइफ है, आरामदायक जीवन शैली है, तो इस चीज़ पे तो ध्यान देंगे ही देंगे। यानी कि केवल कपड़ा बनाने नहीं आता था इनको, कपड़े पे प्रिंटिंग भी आती थी, जो आज भी है, चल रहा है। ठीक है, कपड़े पे प्रिंटिंग करना इनको आ रहा है। दूसरा देखिए, ये कुछ पहने हुए हैं इस तरह का सर पे, तो ऑर्नामेंट्स भी लिए हुए हैं। साथ में इनकी दाढ़ी वगैरह जो है एकदम क्या है, सिस्टमेटिक है। यानी कि उस समय ये लोग जो भी आराम की चीज़ें थी, जैसे कि शीशे, कंघी वगैरह, इन सब का भी यूज़ करते होंगे बढ़िया से। जो कॉटन का एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, कब हुआ था, हम लोगों ने कब पढ़ा था, मेहरगढ़ में, याद होगा आपको, 7000 साल पहले हो गया था। और उसका सही इस्तेमाल ये भाई साहब कर रहे हैं 4700 साल पहले। यानी कि लगभग 3000 साल लग गया, और तब जाकर के हम लोग इस लेवल पे आए। समझ पा रहे हैं आप? यानी मेहरगढ़ में हमने शुरू किया था अभी कॉटन का वो, और धीरे धीरे तब से बनने में। यानी कि आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी कि कपड़ा बनाना कौन सी बड़ी बात होती है, लेकिन लगभग 3000 साल लग गए इसमें, इस लेवल पे पहुंचने में। ठीक है, और कमोबेश यही आज भी चल रहा है। क्या ही बदल दिया है आपने उसमें, मटेरियल थोड़े बहुत इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन अगर कॉटन का है तो कॉटन ही बन रहा है अभी, और उस पर वही करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, और क्या कर लेते हैं। कोई बहुत महंगा डिजाइनर है तो उसका महंगा हो जाता है, लेकिन चीज तो वही हो रही है ना। तो ये कब खोजा गया था? आज से 4700 ईयर्स अगो। तो कुछ नया करिए भाई आप लोग भी। इसकी एक विशेषता थी इंडस वैली की कि हड़प्पा सभ्यता लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। क्या करते थे ये लोग? लाल बर्तन होता था, दिखाया होगा कहीं, यहाँ पे दिखाया कि नहीं, आपने घड़ा देखा होगा ना, तो होता है रेड, उसके ऊपर ये लोग काले रंग से डिजाइन करते थे, डिजाइन बनाते थे। ये कौन सी बड़ी बात है, डिजाइन बना दिया तो। यानी कि हर जगह मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उस पॉइंट पे मैं ला रहा हूं आपको। कहीं पे आपको इसमें स्पिरिचुअलिटी वगैरह का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कहां? अरे आंखें पता नहीं बंद है खुली, वो नहीं, इसमें नहीं। मैंने अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, ज्यादातर इनका फोकस किस पे है? एक अच्छी लाइफ जीने में। ठीक है, जो भी चीज बना रहे हैं, चाहे वो कपड़े बना रहे हैं, तो वो भी ऐसा नहीं कि सिंपल बना दे रहे हैं, उसमें भी डिजाइन बाकायदा कर रहे हैं। जो ये लोग हैं भाई साहब, देखिए पूरा फैशन किए हुए हैं, जो भी हैं दादाजी। और इसके बाद आप देखिए तो जो मटेरियल बना रहे हैं उसमें भी किस चीज का ज्यादा है। पॉटरी बना रहे हैं तो वो भी डिजाइन कर रहे हैं उस पर। ये नहीं कि बस सिंपल खा लेना है, पी लेना है, मस्त रहना है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि जो इनका लाइफ स्टाइल है, ज्वेलरी पे काम ज्यादा कर रहे हैं, तो इनकी फिलॉसफी क्या रही होगी, इनके जीवन जीने का दर्शन क्या रहा होगा। जीवन दर्शन होता है ना, आपका भी एक जीवन दर्शन है। दर्शन मतलब किस तरह से जीना चाहिए। तो आप लोग, हमारे यहाँ का जीवन दर्शन क्या है कि अपने लिए भी जियो और साथ में
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के रखो, बाद में भगवान की भक्ति में लग जाओ एक एज के बाद, और क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। बुद्धिज्म की भाषा में निर्वाण प्राप्त कर लो। यही है ना, इसी तरह का कुछ दर्शन सबका कुछ ना कुछ होगा, चलता होगा। इनका दर्शन क्या दिखाई दे रहा है? कहीं इसमें निर्वाण और स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है क्या अभी आप लोगों को? तो कैसा कैसा है ये लाइफ स्टाइल इनका? मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावाद। ठीक है, भौतिकतावाद को ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये, कि यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, जो भी है अपना खा पी लो, मस्त रहो। और ये सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है? आप लोगों के लिए। प्रेशर में मत रहा करो, इनसे सीखो। ये इतने सिविलाइज्ड और इतने डेवलप इसीलिए हुए क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर में नहीं रहते थे, क्योंकि वही इनोवेटिव हो सकता है। ठीक है, इनोवेटिव वही हो सकता है जिसका माइंड फ्री हो, जो अच्छे से जीना जानता हो किसी चीज को। अभी एक कपड़ा पहना नहीं है, दूसरे के चक्कर में परेशान है, अरे वो पहने, उसको एंजॉय तो कर लो। समझ आ रही है बात? तो इसलिए वो लोग ज्यादा इनोवेटिव होते हैं जो प्रेजेंट में जीना जानते हैं। और हम लोग या तो पास्ट में जीते हैं, नहीं तो फ्यूचर में। पास्ट में कुछ दिक्कत हो गई तो ऐसे चल रहा है, और फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, इसके लिए लेकर आज में जी लीजिए। तो आज में जो जीने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा इनोवेटिव भी होते हैं। यही इन लोगों की फिलॉसफी थी। और अपने यहां एक फिलोसफर हुए हैं इस तरह के, क्या नाम है उनका? हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेकर भी घी पियो, मर जाने के बाद कौन सा देने आना है। ठीक है, चरवाक दर्शन बोलते हैं इसको। और ये दर्शन है हमारे यहां, मजाक नहीं है, फिलॉसफी है हमारे यहां। तो इस फिलॉसफी को एक्सेप्टेंस भी है। और आपके इंटरव्यू में पूछा भी गया है, 2008 में जब सब प्राइम संकट आया था, डबल डिप का डिप्रेशन आया था, मंदी आई थी, तो उस समय इसी फिलॉसफी की जरूरत थी। और इसी फिलॉसफी से हम लोग उभरे हैं 2012 में आके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप कर्ज दीजिए ताकि लोग खर्च करें। और जब लोग खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मंदी से अपने आप चीजें बाहर हो जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं, हर दर्शन का कहीं ना कहीं उपयोग है। आगे हम लोग देखेंगे इस पे। डाउट्स ले आने को मैंने बोला था, आप लोग ले आए नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम में इसको खत्म किया जाएगा। चलिए, आप लोग नहीं लाए तो हम पूछ लेते हैं। नर्मदा घाटी में किस तरह का जीवन शैली था? आप नहीं किए थे क्लास? नर्मदा घाटी में जीवन शैली किस तरह का था? पहले चैप्टर, लास्ट पीछे से पूछ रहे हैं। नर्मदा वैली में किस तरह की लाइफ स्टाइल थी? अरे अभी पढ़ा, भूल गया सब। गारो खासी जयंतिया में क्या स्थिति थी? कुशल क्या थे? नहीं नहीं, हम गारो में पूछ रहे हैं, आप नर्मदा चावल की खेती करना। गारो पड़ता कहाँ है? किधर भारत में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किधर? नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया। नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट के नाम बताइए और उनकी कैपिटल। कैपिटल बताइए। त्रिपुरा का क्या? त्रिपुरा की कैपिटल मिजोरम है?
ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छा बताया, ठीक है हो गया, बढ़िया बताया आपने। मेहरगढ़ में कौन कौन से अनाज उगाए जाते थे, कौन से क्रॉप? वीट एंड बार्ले। और एनिमल्स कौन कौन से थे? गॉड, सीप एंड। मेहरगढ़ किधर पड़ता है, किस कंट्री के रास्ते में जाने पे पड़ता है? जिससे पूछा जाए वही बताए। नहीं, कौन से कंट्री में जाने पे पड़ता था उस समय? पाकिस्तान तो अब बना है। ईरान। ईरान किस कॉन्टिनेंट में आता है? हेल्प मत करिए, आप लोग वहां नहीं रहेंगे। ईरान की कैपिटल? आप ही से पूछ रहे हैं। तेहरान, ठीक है। आपका कॉन्टिनेंट कौन सा था? अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? 12,000 से 10,000 के बीच में। क्या विशेषता थी उसकी? सर उसमें क्या है कि जो पूरा पाषाण काल के औजार थे उनको थोड़ा सा डेवलप कर लिया गया था, मतलब कि उनकी तुलना हल्के और आधुनिक थे। हल्के और आधुनिक वर्ड में तो आज भी आ गया, क्यों वही काल आएगा? पूरा पाषाण काल से के कंपैरिजन में हल्के और आधुनिक हथियार तो आज भी हैं हमारे पास। मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? इस तरह की पढ़ाई पे आप लोग सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे बड़ा संदेह है। इतनी बार पढ़ाया गया है, इतनी बार बताया गया है, तब भी ये हाल है। उसे मेसोलिथिक पीरियड बोलते ही हैं क्योंकि वहाँ पे माइक्रोलिथ बोला था, सूक्ष्म औजार यानी कि छोटे औजार मिलते थे। और याद करा था, कई बार इस पर एम्फेसिस किया था कि हैंडल लगाते थे। और हैंडल किस पे लगाओगे? जब छोटा होगा तभी ना लगाओगे, ठीक है? तो उसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म औजार वाला काल ही कहते हैं, ठीक है? ये मेन उस समय का था, मध्य पाषाण काल का। ध्यान रखिए चीज़ों पर को, एक बार पढ़ लीजिए उसको, ऐसा मत कॉन्सेप्ट के साथ जोड़िए, बार बार मत पढ़ना पड़े उसे, ठीक है? बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, वहीं घूम फिर के आ जाते हो फिर। नियोलिथिक पीरियड का बताइए आप। हाँ, पीरियड क्या बताया था मैंने? कोई विशेषता ही बताइए। फिर वही हाल, हमने क्लासिफिकेशन का यही आधार बताया था, अभी बताया उनको कि टूल्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हैं उसे। तो टूल्स के बारे में बताइए ना, कैसे टूल्स थे? खेती का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था? मेहरगढ़ में, ठीक है। नवपाषाण कालीन नियोलिथिक पीरियड के कोई 3 जगह के नाम बताइए आप। नवपाषाण काल के 3 प्लेसेस का नाम बताइए कोई। बोला था मैपिंग कर लीजिएगा। अरे उसमें से अभी नहीं देखना है, अभी बताना है, ये तो घर का काम था, आप ही से पूछ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? फिर वही शुरू कर दिए जो हम समझा रहे थे कि प्रवचन मत सुनिए, बस डाउट ले आने को बोला, वो था नहीं।
और हम पूछ रहे हैं तो आ नहीं रहा कुछ। तो यहाँ कहानी सुनने मत आइए भाई, टू वे कम्युनिकेशन करिए। आप किस चैप्टर से पढ़ना शुरू किए? तीसरा। चलिए इसी चैप्टर के बारे में बताइए कुछ, क्या सीखा आपने इसमें? कितने सौ साल पहले ये सभ्यता शुरू हुई थी? कितना? 10 बार तो 4700 साल चिल्ला चुके, 3700 साल आप बोल रहे हो। हड़प्पा क्यों कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? अरे सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह पे मिला था इसलिए हड़प्पा कहते हैं, और क्या। पहली लाइन में तो वहीं पे था। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कोई बता सकता है जिसकी ज्योग्राफी खत्म हो गई हो? कोई है यहाँ जिसकी ज्योग्राफी खत्म हो गई है? हाँ, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर? आप भी तो पढ़ चुकी हैं। मानसार लेक तो कोई है ही नहीं, मानसरोवर है, शायद है। कौन तिब्बत में है? नहीं, हमने उद्गम स्थल पूछा है, उसका क्या है? मानसरोवर लेक है। तो वहीं से एक और नदी कोई निकलती है क्या? कौन सी? नहीं, उसी के साथ इधर ही आती है वो भी, सतलुज। कहाँ से निकलती है वो? अच्छा ये बता दीजिए, इंडस रिवर इंडिया में कहाँ एंट्री करती है? बालिका, आप ही से प्रश्न है। मानसरोवर बोलते हैं उसको। हाँ होगा। इंडिया में कहाँ एंटर करती है? कौन सी जगह पे एंट्री करती है? जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से तो बहुत सारा एरिया है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिब्यूटरीज बता दीजिए। ठीक है, ये सब याद रखा करिए। इंडस वैली में ही ये सबसे ज़्यादा इसके प्लेसेस मिले हैं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और हड़प्पा पे सबसे पहले हड़प्पा नाम के प्लेस पे मिला था, इसलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नया बन के आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कोशिश करिए कि पीछे का रिवीजन होता रहे और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के चीज़ों को पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। याद करने की कोशिश कम से कम करिए, कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके पढ़िए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार मैपिंग पे फोकस कर रहा हूँ। मैप दिमाग में बनाते रहिए। जब आप एग्रीकल्चर या किसी चीज़ का वो कर रहे हो तो दिमाग बनाओ कि मेहरगढ़ में क्या होता था, इधर क्या होता था, नर्मदा घाटी में क्या होता था, गारो में क्या होता था, साउथ इंडिया में उस समय अगर कोई जगह है तो क्या होता था। ठीक है, और मैप बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो आपको ये नहीं कि कहीं जाना भी है दूर, एक बार पलट लोगे सुबह शाम में भी तो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा वो तो पूछ ही सकते हो। और बेसिकली क्या आउटकम निकालना है वो हम सिखा रहे हैं आपको कि कैसे आउटकम उसमें से निकलता है, किस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग का, या आपके इंटरव्यू का जो है क्या आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो साथ साथ अगर आप चलोगे तो पीछे तैयार रहेगा। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे अपना, तो वहाँ पे एक बेस तैयार रहेगा आपका, तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी
या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर